मेन हम फिजिक्स के टॉपिक के अंदर घुसने जा रहे हैं, तभी डायरेक्शन और हमारा एम क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स के लिए कितना टाइम अब आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी और किस हिसाब से करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट यहां से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए गाइडलाइंस क्या है, उनको क्या क्या करना है, और जो पुराने बच्चे हैं उनको क्या करना है, तो मैं सारा का सारा एक साथ सिंकअप कर देता हूं ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। बस ये लेक्चर का शुरुआत देख लो तो आपका काम चल जाए। अभी मतलब डेली फिजिक्स के लिए ऑन एन एवरेज ये 5 आवर्स देने पड़ेंगे। ये एवरेज है, एवरेज मतलब किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे में भी काम चल जाएगा, किसी दिन 5 साढ़े 5 घंटे भी निकालने पड़ेंगे। तो आप 2 सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोचिंग कर रहे हो, ठीक है ना। ये मैंने ओरिएंटेशन में भी बताया था। तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोचिंग या अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, फिजिक्स वहां छोड़ देना, फिजिक्स यहीं कर लेना, क्योंकि इन डेप्थ हम इतना घुस जाते हैं फिजिक्स के अंदर कि बाकी जगह की फिजिक्स आपको बेकार लगने लगेगी। तो फिजिक्स आप सिर्फ एक ही जगह चलाओगे। अब वहां सिलेबस अलग चल रहा होगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कोचिंग है, हर किसी का सिलेबस हम मैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो उधर के लिए क्या करना, फिजिक्स के स्कोर पे मत रिलायबल रहना, आप फिजिक्स का यहीं से कवर अप करना। तो पहली चीज, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, फिजिक्स सिर्फ एक जगह लेकर के चलोगे और यहीं के हिसाब से आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। दूसरी चीज अब ये आती है कि कैसे पैरेलल में चीजें मैनेज करनी है, वो बता दूं। अब आप अगर आपकी सुबह ऑफलाइन कोचिंग है या अगर आपकी शाम में ऑफलाइन कोचिंग, अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते तो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है ना। तो लाइव सेशन 2 घंटे का आप पैरेलल में चलाओ, ठीक है। ये आपका करंट सेशन रहेगा जिसमें कोई भी बैकलॉग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर आप बैकलॉग क्रिएट करोगे तो कहानी संभालना थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाएगी। संभल तो जाएगा, ठीक है ना, बट संभालनी थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाएगी। सो 2 घंटा आप करंट सेशन में मेरे साथ पैरेलल चलो। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपकी रहती है डीपीपीस। डीपीपी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक लेक्चर की रहे। डीपीपी के लिए देखो 15 सवाल से 16 सवाल मैक्स होते हैं। इनको करने के लिए आधे घंटे का टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना। तो हाफ एन आवर आपका डीपीपी के लिए जाना चाहिए। आधा घंटा डीपीपी हो गया। जो नहीं आता उसका इवनिंग में आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप आए, आपने, और डिस्कशन में कितने 5-6 प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, मुझे 15-20 मिनट डिस्कशन में लगते हैं, ठीक है ना। तो डिस्कशन आप शाम में कर सकते हो और ये तकरीबन 20 मिनट का आप खींच करके चलो। मतलब आप मैक्सिमम पकड़ लो डीपीपी निपटाने में विद डाउट एंड डिस्कशन 1 घंटा जाएगा। तो 2 घंटे ये हो गए 3 घंटा ये हो गया। अभी तीसरी चीज पर आते हैं। तीसरी चीज हो गई, अब जो न्यू स्टूडेंट है उनका जो बैकलॉग है, वो बैकलॉग कैसे कवर करोगे। जिनका भी बैकलॉग हो गया है अभी तक, तो वो क्या करना, सबसे पहले बेसिक मैथ जरूर कर लो। बेसिक मैथ का वेक्टर वाला जो पोर्शन है ये जरूर निपटा लो, ठीक है ना। वेक्टर के अंदर भी सारा वेक्टर नहीं चाहिए मुझे, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल लॉ ये जरूर कर लो, क्योंकि रिजल्टेंट वाली चीज यहां काम आएगी। उसके बाद आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्राफ जो मैंने वहां पढ़ाए हुए हैं बेसिक मैथ में, वो आराम से आप कवर कर लेना। ये कवर करने में हार्डली आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, 4 to 5 डेज मैक्स टू मैक्स। यानी यहाँ आपका बेसिक मैथ निपट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप काइनेमेटिक्स अपना पैरेलल में कवर कर सकते हो। हो सकता है आप डेली कर पाओ, हो सकता है जिस दिन आपको लोड ज्यादा ना उस दिन आप कवर कर लो, या फिर उसके नेक्स्ट डे कर लो। क्योंकि काइनेमेटिक्स वाली चीज ऐसी है कि अब बहुत ज्यादा मेरे यूज में नहीं आएगी, इन डेप्थ इतने ग्राफ काम नहीं आएंगे बट वो काम चल जाएगा। तो इसलिए काइनेमेटिक्स वाले बैकलॉग का लोड लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अब जो भी आप पढ़ोगे, मतलब यहां पर आप मान करके चलो जिनका बैकलॉग है उनको 2 और 1 3 2 5 घंटे निकल जाएंगे। हो सकता है आप डेली कर लो, हो सकता है आप डेली ना कर पाओ, ठीक है ना। तो अल्टरनेट डेज में भी आप पकड़ करके चल सकते हो, बट इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है बैकलॉग का, बिकॉज 1 महीने के अंदर आपका वो कंप्लीट हो जाएगा इजीली, ठीक है ना, अगर आप प्रॉपर शेड्यूलिंग से चलते हो। अब जिनका बैकलॉग नहीं है, जो स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं बैकलॉग या जिनका थोड़ा बहुत बैकलॉग है, वो क्या करेंगे। अब क्या होगा, इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि आफ्टर 3 और 4 लेक्चर, ठीक है ना, 3 to 4 लेक्चर के बाद मैं क्या करूंगा, आपका मॉड्यूल जो है वो आप, ठीक है ना, उसके अंदर मैं आपको टिक करा दूंगा प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे दिखेंगे, हो सकता है किसी बच्चे ने शुरू में क्लास ज्वाइन करी हो सकता है लास्ट में ज्वाइन करी हो, पता नहीं चलता कि कौन से लेक्चर में सर ने मॉड्यूल क्वेश्चन टिक कराए। तो मैं क्या करूंगा, आपका जो लेक्चर होता है जहां आपके लेक्चर्स दिखते हैं आपको, ठीक है ना, जहां पर जो फर्स्ट आपकी थंबनेल पड़ी हुई है कोर्स के अंदर, वहां क्या होगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 के बाद अगर मैंने क्वेश्चन टिक कराए तो वहीं पर नीचे एक नोट आ जाएगा आपके पास कि भाई अब ये 3 लेक्चर आपके कवर हो चुके हैं, अब तुम क्वेश्चन बैंक कर लो। तो आफ्टर 3 और 4 लेक्चर मैं वहीं पर आपका नोट डाल दूंगा, ठीक है ना। और इस नोट बेसिस पर
आप अपना मॉड्यूल कवर करोगे। मॉड्यूल क्योंकि आपका पूरा सॉल्व्ड है, उसमें सॉल्यूशंस गिवन है, बट फिर भी कई चीज़ें होती हैं, कई सॉल्यूशन होते हैं जो समझ नहीं आते, ठीक है ना। तो आप उनको क्या करोगे, ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लोगे, जो आपके डाउट ग्रुप्स हैं। वहाँ अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही तब आप मेरे पास आओगे, डायरेक्ट लेकर के नहीं आओगे, वरना भगाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं हूँ, मेंटरशिप के लिए हूँ, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम जो ग्रुप के अंदर नहीं हो रहा वो तो एनी हाउ मैं बता ही दूंगा, या तो ग्रुप के अंदर बता दूंगा, या आपको अगर पर्सनल डाउट होगा तो पर्सनल बता दूंगा, वो मेरी हेडेक है, ठीक है ना। तो आप इसका डिस्कशन ग्रुप के अंदर करोगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, उनका जो एनालिटिकल स्किल्स है वो थोड़ा सा निकल करके बाहर आएगी। अभी मैं देख भी रहा हूँ कई बच्चों का काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार मैंने बोला है वीकली टेस्ट दो, और वीकली टेस्ट के अंदर तुम्हें इंप्रूव करना है, ठीक है ना। टेस्ट इसलिए नहीं देने कि तुम्हें फुल मार्क्स लाने, टेस्ट इसलिए देने ताकि तुम्हारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो मिनिमाइज हो सके। अब जैसे कई सारे बच्चों ने इस बार का वीकली टेस्ट दिया, तो मुझे फीडबैक मिला, बच्चों ने मैसेज भी डाल करके बताया सर हाँ काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। एक बच्ची के तो 80 आउट ऑफ 80 भी आ गए, काफ़ी खुश हो गई वो। तो क्या हुआ, उसकी कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है ना। टेस्ट के अंदर कई सारे अच्छे क्वेश्चन थे, उसके अंदर कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, हर बार में कुछ ना कुछ 5-6 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं जो मैं डालता हूं, ठीक है ना। तो टेस्ट इजी नहीं था, टेस्ट अच्छा था, बट आपकी तैयारी स्ट्रांग थी, आपने सारी बातें प्रॉपरली फॉलो करी, डीपीपी कर ली, मॉड्यूल कर लिया, रिविजन प्रॉपर किया, आपके टेस्ट में नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट का टारगेट यही है कि टेस्ट आपको टाइम बाउंड तरीके से प्रैक्टिस करना है। वीकली टेस्ट में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, हर वीक इंप्रूव करो, कंपलसरी है टेस्ट देना। जो घर पे बैठ के नालायक टेस्ट नहीं दे रहे भाई, तुम्हारा सिलेक्शन मुश्किल होएगा, आखिरी में जाकर के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें टेस्ट देने चाहिए, ठीक है ना, और तुम्हारी भलाई के लिए है वो, कोई डांट नहीं पड़ रही, कुछ नहीं पड़ रही, बट इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे करना है, एक टारगेट सेट करो कि इस टेस्ट के अंदर, मेरा सपोज करो ये पहला टेस्ट है, तो मैं टारगेट सेट करता हूँ कि यार 12 तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सही करने हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं करने। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, 1 महीने के अंदर देखोगे तुम्हारे अंदर चेंज आ जाएगा। चेंज एकदम से नहीं मिलेगा कि तुम आ जाए और तुम हीरो बन करके टेस्ट दे रहे हो कि मैं तो पूरे में से पूरे कर लूंगा, नेगेटिव हो जाएंगे सारे। तो हीरो नहीं बनना टेस्ट के अंदर, ठीक है ना, जीरो बन करके चलो, बट वो जीरो से पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ तुम्हारा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो वीकली टेस्ट आपके हर संडे को रहते हैं, ठीक है ना, संडे को अपना वीकली टेस्ट तो ये हो गया आपका वीकली टेस्ट का शेड्यूल। अब इसके बाद एनसीईआरटी आधे 1 घंटे की जो भी चैप्टर वाइज होती है वो ऑटोमेटिकली मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी हम लेक्चर में कवर कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लगेगा। जब आप एनसीईआरटी देखोगे आप बहुत चिल मोड पे रहोगे, 10-15 मिनट के अंदर आप उड़ा दोगे उसको, बट वो मतलब साइकोलॉजिकली ज़रूरी है, इसलिए मैं उसको कर दूंगा। तो एनसीईआरटी वाला पोर्शन, ठीक है ना, चैप्टर एंड पर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, आपके सेम कोर्स में, प्रैक्टिस कोर्स में, ठीक है, या एनसीईआरटी वाले फोल्डर के अंदर। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज टेस्ट। अब चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने हैं, तो इन चैप्टर वाइज टेस्ट में कंसेप्चुअल और एडवांस लेवल के टेस्ट है। अब आप अपना एक शेड्यूल सेट कर लो कि मान लो अब आपका काइनेमेटिक्स वाला पूरा हो गया, बेसिक मैथ आपका पूरा हो गया, ठीक है ना। अब आपको चैप्टर वाइज का शेड्यूल बनाना है, 1 घंटे का टेस्ट होता है, वो 45 क्वेश्चन है। तो आप कोई भी वीकडे में एक दिन पकड़ लो कि यार इस दिन मेरा लोड कम है, अब मैं अपना प्रॉपर रिवीजन मार लेता हूँ या मार लेती हूँ, और फिर इस दिन मैं अपना चैप्टर वाइज टेस्ट दे देता हूँ। इसके नेक्स्ट वीक में मैं अपनी गलतियां देख करके इम्प्रोवाइज करके अब मैं एम्स लेवल टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपका वो फुल एंड फाइनल चैप्टर डस्टेड हो जाएगा, अब आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस जो अब आप यहां से फॉलो करोगे। अलग से कुछ नहीं लगाना भाई, तुम्हें सब मैं क्लास में करा रहा हूं, जस्ट रिलैक्स। हर साल बच्चे यहीं से सिलेक्ट होते हैं, जो अलग जितना फड़फड़ाओगे उतना परेशान होगे, ठीक है ना। यही फायदा है कि तुम्हें अलग से एससीबी नहीं करनी, तुम्हें अलग से एग्जाम्पलर नहीं करनी, अलग से एनसीईआरटी नहीं करनी, अलग से कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं करनी, अलग से जेईई के प्रॉब्लम। तुम बस ब्लाइंडली लेक्चर फॉलो करो, डीपीपी लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, गारंटी लेता हूँ 100% सिलेक्ट हो जाओगे, ये गारंटी है, ठीक है ना, 100%। तो ये पूरा का पूरा आपका सिस्टमेटिक शेड्यूल है जो अब आपको फॉलो करना है। मेरी बात समझ आ गई अच्छी तरीके से, कोई बैकलॉग आगे से नहीं चाहिए, ठीक है।